आईपीएल के महाप्रबंधक माननीय श्री सुधीर रेलन जी, गन्ना अनुसंधान संस्थान के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर वीरेश कुमार जी, आईपीएल के पोटास रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. बंसल जी, हमारे रोहाना कला के यूनिट हेड श्री लोकेश कुमार जी, सकौती टांडा शुगर मिल से आए हुए श्री दीपेंद्र जी, किसान भाइयों, जो भी श्रोतागण होते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, ये किसी भी प्रोग्राम का केंद्र बिंदु होते हैं और इनका होना और प्रोग्राम का होना पर्यायवाची है। तो मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो किसान भाइयों का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में अद्वितीय है, जिसके बगैर हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों का आईपीएल के द्वारा आयोजित इस आजादी के अमृत महोत्सव में, जो कि 75वीं साल जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की थी, उसका 75वां साल है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से, अपने हृदय से सभी स्वागत भाव रूपी पुष्प से अपने सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। हमारी इस प्रोग्राम में दूसरे शुगर यूनिट से भी हमारे कुछ अधिकारी आए हुए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। ऑल इंडिया रेडियो, जो कि किसानों का पसंदीदा चैनल रहा है, जब कभी टीवी नहीं हुआ करते थे तो ऑल इंडिया रेडियो पर रागनी और कृषि के समाचार हमारे किसान भाई सुनते हैं। आज भी डिजिटल मोड में हमारा ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण होते हैं, न्यूज ऑन एयर के नाम से। आप अपने मोबाइल में उसको लोड कर सकते हैं और उस पे कृषि के सभी समाचार सुन सकते हैं। हमारे बीच में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से आए हुए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शिवनंदन लाल जी और उनकी पार्टी भाटी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने सुना रागनी के माध्यम से आईपीएल की जो योगदान रहा है आईपीएल का देश की अर्थव्यवस्था में, उस पर एक रागनी सुनी। रागनी प्रस्तुत करने वाले थे महर्षि दयानंद के परम भक्त, नियमित जीवन जीने वाले, निष्ठावान और युवाओं के दिल की धड़कन, जिनके सुर युवाओं के दिल की धड़कन से होकर गुजरते हैं, ऐसे प्रसिद्ध रागनी गायक डॉक्टर श्री नरदेव बेनीवाल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी लोग उपस्थित हैं। दैनिक जागरण से और अमर उजाला से, अन्य चैनल से मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम की अहमियत को समझते हुए अपनी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह देने के उद्देश्य से हमारे बीच में यहां उपस्थित हैं और सभी बाइट्स ले रहे हैं। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम को सारे देश में हमारी आईपीएल की यूट्यूब चैनल के द्वारा लगभग 50,000 लोग इस समय देख रहे हैं, लगभग सभी स्टेट से। वो सभी लोग बैठे हुए हैं वहां पे दूर दूर। मैं उनका सभी का हृदय की गहराइयों से, आत्मीय भाव से मैं उनको सबको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। इसके बाद दोस्तों, मैं आईपीएल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आईपीएल ने शुरू से
जब लोग जानते भी नहीं थे कि क्या उर्वरक होता है, तभी से किसानों की भलाई के लिए काम किया है। अगर मैं आजादी से पहले की बात शुरू करूं तो मैं 1943 से अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि जो आईपीएल की नींव जमी उसमें 1943 में जो बंगाल में अकाल आया, भुखमरी आई, जो कि पूरे देश में फैल गई, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों को भूख की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। वहां से एग्रीकल्चर की अहमियत को समझा, और जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए जब आजादी के आंगन में पैर रखा, तो उस समय सबसे पहले हमारे देश के सामने समस्या थी कि लोगों का पेट कैसे भरा जाए। उस समय सिंगल सुपर फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट केवल 2 फर्टिलाइजर हुआ करते थे, जिसमें 16% तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस होता है और 24% होती है नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में। इतनी कम मात्रा में ये इतने मेजर जो मुख्य पोषक तत्व थे, इससे फसलों की आपूर्ति नहीं हो सकती थी। तो हमें जरूरत थी ऐसे उर्वरकों की जिनमें ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। उस समय पोटास का नाम कोई जानता नहीं था। विदेशी कंपनियां थी, सावेलेस कंपनी और रेलिस, ये विदेशों से एमओपी मंगाकर हमारे देश में दिया करती थी, जो कि हमारे किसानों को बहुत महंगा पड़ता था। 1955 में यह आवश्यकता को महसूस किया गया कि हमारी कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इस एमओपी के आयात को कर सके और हमारे किसान को सस्ते में इस एमओपी को पहुंचा सके। तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जिसमें देश के जो भी मेजर जो आयात करने वाली फर्टिलाइजर करने वाली है संस्था, उनका भी शेयर हो, जिससे कि मिलजुल कर काम कर सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1955 में इंडियन पोटास सप्लाई एजेंसी के नाम से इस संस्था की शुरुआत हुई। शुरू में इस संस्था ने जो वो विदेशी कंपनी थी उनके साथ मिलकर अपने लोगों को लगाकर उस बिजनेस की गहराइयों को जाना, ऊंच नीच को जाना, प्रोसीजर को जाना, कैसे आयात होता है और कैसे देश में वितरित किया जाता है। ये काम 5 साल तक लगभग किया। उसके बाद 1961 में सबसे पहला आईपीएल का एम्प्लॉय, जिसका नाम था मिस्टर एंटोनी बर्नार्ड, वो पेरोल पे लिया गया और जो देश के 5 भागों में इसके ऑफिस खोले गए, जिनमें से ईस्टर्न जोन में कलकत्ता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, वेस्टर्न जोन में मुंबई, अहमदाबाद एंड भोपाल, सेंट्रल जोन में लखनऊ, बरेली एंड जयपुर, साउथ जोन में ए में हैदराबाद एंड बेंगलुरु एंड साउथ जोन बी में चेन्नई एंड कोची। इतनी जगह ऑफिस खोल के काम शुरू किया गया। इस आईपीएसए ने इंडियन पोटास सप्लाई एजेंसी, जो कि 17 जून 1955 को जिसका बीज को जर्मिनेट हुआ था, अंकुरित हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सौजन्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका बीज बोया था, उसने 1955-56 से लेकर और 1970-71 तक, जो 8 फरवरी 1971 तक इस नाम से रही, उसने जो कीर्तिमान स्थापित किए, मैं आपके सामने उनकी थोड़ी सी झलक दिखाना चाहता हूं। हमारे देश में उस समय 1955 में जो गेहूं का उत्पादन था वो केवल 708 किलो प्रति हेक्टेयर था। 70-71 में ये पोटास की वजह से और दूसरे फर्टिलाइजर की भी वजह से इसका उत्पादन हो गया 1307 किलो प्रति हेक्टेयर। इसी तरह से जो खाद्यान्न का उत्पादन था वो 605 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़ के 872 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया। पोटास की, किसान भाइयों, पोटास का मेन रोल रहा है संतुलित उर्वरक उपयोग में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर को सभी चीजों की संतुलित मात्रा में जरूरत होती है। केवल घी खाने से काम नहीं चलता, हमको विटामिन भी चाहिए, हमको मिनरल भी चाहिए,
दूसरी चीज भी चाहिए, इसलिए केवल यूरिया डालने से भी काम नहीं चलता, हमको फास्फोरस भी चाहिए, हमको म्यूरेट ऑफ पोटास भी चाहिए, जिंक सल्फेट भी चाहिए, और जो है और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे और लोहा जस्ता और गंधक, इनके भी हमें फर्टिलाइजर डालने होंगे। उस समय जब इस संस्था ने काम शुरू किया, उस समय जो एनपीके रेशियो, किसान भाइयों, 4, 2 और 1 एनपीके का रेशियो ये उचित माना जाता है। उस समय ये रेशियो था लगभग 10.4, 1.3 और 1 का। लेकिन जब हमारी ये संस्था इंडियन पोटास सप्लाई एजेंसी ने पोटास को प्रमोट किया तो ये 6.3 से 2.3 और 1 पर आ गया, यानी कि ये रेशो संतुलित उर्वरक की उपयोग की तरफ बढ़ा। और आप इस डाटा से ये पता कर सकते हैं कि जब 1955 में एमओपी का जो कंजप्शन था, उपयोग था, वो केवल 12,000 मैट्रिक टन था, उस 71 तक बढ़कर 262,000 मैट्रिक टन हो गया, यानी 2,62,000 मैट्रिक टन। तो ये सब इस संस्था का प्रयास था। उस समय जो एनपीके तीनों मिला के इनका कंजप्शन 1 किलो प्रति हेक्टेयर से भी कम था, वो लगभग 13.61 यानी 14 किलो मान लें, 14 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया। ये इस संस्था का योगदान था। इसके बाद में जो संस्था ने काम किया, आप जानते हो, देसी हल से खेती होती थी, परंपरागत खेती होती थी, किसान भाई आधुनिक तकनीक जानते नहीं थे। उस समय सड़कें थी नहीं, किसान भाई सिर पर, साइकिल पर, गाड़ियों पर लेकर जाते थे खादों को। उस समय हमारी इस संस्था ने घर घर जाकर किसानों को यह बताया कि इस उर्वरक को डालिए और आपको पैदावार बढ़ेगी। कोई किसान तैयार नहीं होता था क्योंकि नए उर्वरक थे, उनको भी शंका थी पता नहीं खेत में क्या हो जाएगा। हमारे जो आईपीएल के लोग थे, उन्होंने जाके रात में भी उनके खेतों में फर्टिलाइजर डाला फ्री में, और जब उनके पास गए बाद में तो उन्होंने खुद कहा कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हो रही है। तब उन्होंने धीरे से कहा कि भाई चौधरी साहब, आप जब मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैं चुपके से रात में जाकर आपके खेत में फर्टिलाइजर डाल के आया। अब तो आपने देख लिया अपने आंखों से कि इससे कोई नुकसान नहीं है, ये पौधों का, फसलों का भोजन है, और जैसे हमें खाने की जरूरत होती है ऐसे ही फर्टिलाइजर की पौधों को जरूरत होती है। तो इसके लिए हमने, जो हमारी आईपीएल ने खेतों पर जाकर प्रदर्शन लगाए, किसानों से जाकर उनको आंखों से दिखाया, देखिए इन फर्टिलाइजर से क्या होता है, और उनको जा जाके घर और इसका उपयोग बढ़वाया, और जिससे कि देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा मिला। वो डेट थी 9 फरवरी 1971 की, जब गवर्नमेंट को यह विश्वास हो गया कि यह संस्था की बहुत जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने रिकमेंडेशन की कि एक संपूर्ण संस्था की स्थापना की जाए, और उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको मानते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको इंडियन पोटास लिमिटेड का नाम दिया। और उसके बाद से इस संस्था ने कभी पीछे फिरकर नहीं देखा, और इसमें सभी स्टेक होल्डर को भी बराबर का हिस्सा दिया गया। उसके बाद जिस तरह से हमारा नेटवर्क फैला, उसकी एक मैं झलकी आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, 1955 में हमारा चेन्नई में ऑफिस खुला, 1961 में हमारा रीजनल ऑफिस खुला चेन्नई में, 1967 में कोलकाता, 1969 में भोपाल, 1969 में पटना, 1971 में चंडीगढ़, 1971 में ही मुंबई, 1971 में ही कोची केरल में खुला, 1972 में जयपुर में ऑफिस खुला, 1973 में लखनऊ में हमारा ऑफिस खुला, 1976 में गुजरात अहमदाबाद में ऑफिस खुला, 1978 में बेंगलुरु कर्नाटक में खुला, और 1978 में उड़ीसा भुवनेश्वर में, 1978 में आंध्र प्रदेश हैदराबाद में खुला, 1980 में दिल्ली में कॉरपोरेट ऑफिस की स्थापना की गई, 1981 में गुवाहाटी आसाम में हमारा ऑफिस खुला,
2001 में रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑफिस खुला और इस तरह से आज हमारे 16 स्टेट में रीजनल ऑफिस हैं, जिससे कि हम देश के कोने कोने में फर्टिलाइजर को किसानों तक पहुंचाते हैं। प्यारे किसान भाइयों, गांधी जी के एक वक्तव्य था, एक स्टेटमेंट था, उसको हमने अपना मिशन बनाया। वो क्या था कि जो कस्टमर होता है, जो आपके दरवाजे पर आता है, वो सबसे महत्वपूर्ण हमारा ग्राहक होता है, उसको हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो हम पर कोई निर्भर नहीं है, बल्कि और ना ही हमारी किसी क्रियाविधि में कोई बाधा पहुंचाता है, बल्कि फैक्ट तो ये है कि हम इन ग्राहकों को, अपने किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने विजन के रूप में क्या लिया कि हमको विश्वास पात्र बनना है, हमको लगातार किसानों की सेवा करनी है, हमको रीजनेबल दामों में, कम कीमत में, कम लागत में जो फर्टिलाइजर है वो किसानों तक पहुंचाना है, हमको किसानों की नॉलेज को बढ़ाना है और हमको सच्चे दिल से किसानों को सेवा प्रदान करनी है। इस विजन के साथ में इस संस्था ने काम किया। उसके बाद में जो इंपोर्ट में झंडे गाड़े आईपीएल ने, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आज हम सबसे ज्यादा हमारा शेयर है और हम ना कि केवल पोटास बल्कि यूरिया, डीएपी और भी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर, तरह तरह के एनपीके फर्टिलाइजर दूसरे देशों से हम आयात करते हैं। प्यारे भाइयों, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के इतिहास में 1992 का साल एक बड़ा उथल पुथल का साल था। उस समय गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई थी। 24 अगस्त 1992 से पहले जो यूरिया, डीएपी और एमओपी तीनों फर्टिलाइजर कंट्रोल में थे। तीनों फर्टिलाइजर की कीमत को हमारी सरकार अपने कंट्रोल में रखती थी सब्सिडी के माध्यम से। उस समय आप देखिए, जो 55 से लेके 1957 तक 22,000 मैट्रिक टन केवल जो एमओपी का जो कंजप्शन था, वो 1991 से 92 तक आईपीएल ने इतनी मेहनत की कि वो 22.14 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया। इसमें हमने पोटास को प्रमोट किया, अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराया कि किसी को कमी ना रहे। और इतना ही नहीं, 1977 में हमने इंडियन पोटास रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा गुड़गांव में है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. बंसल हमारे बीच में विद्यमान है, तभी से इसमें रिसर्च का किसानों के लिए कैसे उनकी उपज को बढ़ाया जाए, कितनी मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट डाले जाएं, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी सबसे पहला पोटास रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो इंडिया में स्थापित हुआ। वो इंडियन पोटास लिमिटेड ने स्थापित किया। इस पीरियड में किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1955 से लेके जब तक ये संस्था हुई, स्थापित हुई, तब से लेके 1992 तक कभी भी पोटास की कमी अपने देश के किसानों को आईपीएल ने नहीं होने दी। एक ये बैलेंस फर्टिलाइजेशन की बात हम करते हैं, संतुलित उर्वरक उपयोग की बात हम करते हैं, तो जो 1960-61 में लगभग 11, 2.5 और 1 का रेशो था, वो 1991-92 में लगभग 6, 2.5 और 1 का हो गया, जो कि बहुत ही जो उचित जो रेशो होता है उसके बहुत नजदीक था। लेकिन क्या हुआ, जब कंट्रोल हटा लिया गवर्नमेंट ने 1992 में, और यूरिया को तो कंट्रोल में रखा, लेकिन एमओपी और डीओपी इससे अपना कंट्रोल हटा लिया, तो इन उर्वरक के जो दाम हैं एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों ने पोटास और डीएपी डालना बंद कर दिया। पोटास और डीएपी की गिलट आ गई मार्केट में। 6 साल तक कोई इसको पूछ नहीं रहा था, किसान डाल नहीं रहे थे। जो इसमें लगे हुए बिजनेसमैन थे, जो कंपनियां थी, वो भी छोड़ छोड़ के भागने लगी थी। ऐसे संकट की घड़ी में आईपीएल ने कभी भी किसानों का साथ नहीं छोड़ा। और 1978 में एक घटना हुई, जो इंडियन पोर्ट थे, वहां पे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हैंडलिंग करती थी, उसने वहां यूनियंस ने हड़ताल कर दी और बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उस समय आईपीएल पर विश्वास करके गवर्नमेंट ने
इसको वो चार्ज दिया कि भाई आप पोर्ट की हैंडलिंग कीजिए। हमने ना केवल उन्हीं पोर्टों को संभाला, बल्कि और जो छोटे छोटे दूसरे पोर्ट थे उन पर भी कार्य करके, उन पे भी हैंडलिंग करके, और देश में इस जो गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया था, इंडियन पोटास लिमिटेड ने उसको स्वीकार भी किया और उसको सफलतापूर्वक पूरा किया, और गवर्नमेंट के अरबों अरबों रुपए जो विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर जाते थे उनको भी बचाया। इस अचीवमेंट को देखते हुए, इस उपलब्धता को देखते हुए भारत सरकार ने जो आईपीएल को यूरिया और डीएपी, पहले से तो केवल एमओपी की हैंडलिंग थी, यूरिया और डीएपी की हैंडलिंग भी आईपीएल को दे दी। अभी मैं जो बात कर रहा था 1992 से बाद की, जब संकट की घड़ी आई और डी कंट्रोल हो गई यूरिया और डीएपी, उस समय आईपीएल का भी शेयर एकदम से 45% गिर गया, लेकिन हमने जल्दी ही उसे 60% तक रिकवर कर लिया और अवेलेबिलिटी करते रहे और किसानों की हम सेवा करते रहे। और ऐसे संकट के समय भी 20 करोड़ रुपए लगातार 3 साल में किसानों को प्रमोट करने के लिए उनके एक्सटेंशन पर इंडियन पोटास लिमिटेड ने ऐसी घड़ी में खर्च किया। उस समय जबकि दर्जनों प्लेयर थे, डीएपी में भी हमारा 18% का शेयर हमने अपना बरकरार रखा। अब आता है आईपीएल की हिस्ट्री में एक बहुत ही सुनहरा टाइम आता है, वो आता है 1997। 1997 में आईपीएल की बागडोर एक ऐसे शख्सियत के हाथ में आती है जो अति ऊर्जावान, तेजस्वी, डायनेमिक, दूरदृष्टि के ज्ञाता, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चाणक, कभी ना थकने वाले। थकावट तो उनके पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकती, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत, अनुशासन की मिसाल, ऐसे महान व्यक्तित्व के स्वामी जिन्होंने आईपीएल को नई दिशा दी, नई उड़ान दी और नई उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाया। ऐसी शख्सियत जो किसानों के हमेशा हितैषी, आपके और हमारे चहेते, किसानों के चहेते, उस महान शख्सियत का नाम है डॉक्टर परविंदर सिंह गहलोत, जो हमारे इंडियन पोटास लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस समय। डियर फ्रेंड्स, किसान भाइयों, उस समय जब इस शख्सियत ने आईपीएल का कार्यभार संभाला तो जैसा मैंने बताया, पहले 6 साल तो बहुत गिलट रही, ये फर्टिलाइजर बहुत पड़ा रहता था, कोई लेता नहीं था। लेकिन क्या हुआ, 7वें 8वें साल में ये फर्टिलाइजर मार्केट से बिल्कुल विलुप्त हो गया। कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं रही, सब छोड़कर भाग गए बिजनेस, क्योंकि किसान खरीदते नहीं थे। उस समय पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई कि देश में फर्टिलाइजर नहीं है, देश में एमओपी नहीं है, डीएपी नहीं है, ये क्या हो रहा है। उस समय वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और एकदम से प्रेशर आ गया। उन्होंने सोचा अब ये टास्क किसको दिया जाए। उन्होंने इंडियन पोटास लिमिटेड को चुना और हमारे माननीय डॉक्टर परविंदर सिंह गहलोत ने वो रिकॉर्ड कायम किया जो कि अभी तक उर्वरक उद्योग के इतिहास में अभी तक दर्ज नहीं है। वो रिकॉर्ड क्या था कि 3 दिन के अंदर बाहर से जहाज मंगाकर और देश में एमओपी और डीएपी की सप्लाई शुरू कर दी। ये कोई छोटा काम नहीं था। इसके बाद में गवर्नमेंट ने हमको एक टास्क दिया कि भी जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पर खाद की बहुत जरूरत है, वहां पर आईपीएल को डीएपी और एमओपी का स्टॉक रखने के लिए कहा गया। 2 लाख मेट्रिक टन स्टॉक डीएपी का और 50,000 मेट्रिक टन जो स्टॉक है वो एमओपी का, जगह जगह देश में उसको रखने का वो दिया गया टास्क। उसको रखने का मतलब ये होता है कि उसको बेचना नहीं है, जब कमी हो जाएगी तब उसको निकालना है। ऐसे समय में आईपीएल ने ना केवल वो स्टॉक रखा, लेकिन बाद में उसको लिक्विडेट भी किया, यानी उसकी बिक्री भी की। वो सारा रिस्क लेके ये काम किया। किसान भाइयों, हमारे माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस समय, उसके बाद में जो आईपीएल को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचाया है, उसका मैं एक हल्की सी छोटी सी आपको झलक दिखाना चाहूंगा। कुंडली में, सोनीपत में 2001 में दूध का प्लांट स्थापित किया, कैटल फीड का 2003 में स्थापित किया सिकंदराबाद में, मुंद्रा पोर्ट पर काफी जमीन हासिल की,
वेयर हाउसेस में 2008 में मुंद्रा पोर्ट पर, बेंगलुरु टूटुकोरन पोर्ट पर काफी वेयर हाउसेस अर्जित किए। उस समय रेनीगुंटा में पशु आहार, सिकंदराबाद में मिल्क का प्लांट और 6 शुगर मिल 2010 में 6 शुगर मिलों की स्थापना की, जिनमें से 5 शुगर मिल तो 2010 में की और एक तितावी शुगर मिल बाद में 2016 में ली। सिसवा बाजार शुगर मिल, खड्डा शुगर मिल, अपनी रोहाना कला जहां आप बैठे ये शुगर मिल, सकौती टांडा शुगर मिल, जरवल रोड बहराइच में, और 2011 में स्वर्णालय की स्थापना की जो कि दिल्ली में है। जैसा कि नरदेव बेनीवाल जी ने बताया था कि आईपीएल ने 2 बार प्राइस कट किए, वो एक बार 2016 में और उसके बाद 2020 में। इसके बाद तितावी, इसके बाद ये प्राइस कट किए 2020 में। उसके बाद सीबीजी यूनिट की स्थापना की, रोहाना कला में डिस्टिलरी की स्थापना की, और उसके बाद जो अभी हमारे माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की जो डाइवर्सिफाई, जो विविधीकरण की जो योजनाएं रुकी नहीं है, आगामी भी है। एक ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी उड़ीसा में आ रही है, एक फिश फीड प्लांट आंध्र प्रदेश में आ रहा है, एक एसओपी का प्लांट रोहाना कला में प्रस्तावित है, एक पीडीएम पर रोहाना कला में प्रस्तावित है, और प्रोम का प्लांट भी एक रोहाना कला में प्रस्तावित है। उसका असर यह हुआ, इनकी मेहनत रंग लाई कि हमारा जो 2020-21 का जो टर्नओवर है कंपनी का और प्रॉफिट है, वो भी रिकॉर्ड उत्पादन है। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का जो आपने पेशेंस और शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी, उसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूं।